Hello, friend, and hello, students. Good afternoon, and welcome to this next lecture of एसिड बेस बैलेंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे, पिछले वाले लेक्चर को ही रिज्यूम करेंगे। उसमें हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, टिश्यूज़ के कैपिलरीज पे कैसे होता है, उसके बाद जो है वो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, ये बाइकार्ब कैसे फ्लो करता है फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसीज। ये बताया कि बात करते हैं कि ये जो बाइकार्ब है ये मूव करके आरबीसीज के अंदर जाता है, तो उसके रिलेशन में क्लोराइड बाहर आता है, या फिर क्लोराइड अगर अंदर जाता है तो बाइकार्ब बाहर आता है, वाइस वर्सा। ऐसे तो हाइड्रोजन आयन जो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी होते हैं, क्योंकि ये वो आरबीसीज है जो कि सेलुलर लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आपके एल्वोलाई की तरफ जा रहा है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, और किसी हद तक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी अटैच होंगे। इसी तरह से तो ये जो बाइकार्ब का मॉलिक्यूल है ये आगे जाके या तो आपके एल्वुलर लेवल पे जो कैपिलरीज है उसके अंदर आरबीसीज की सरफेस पे ब्रेकअप होगा, और अगर नहीं तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये भी, इसी को भी ब्रेक करने के लिए जो है वो कार्बोइनहाइड्राज जो होता है इसका रोल होता है। अब आप देखें, ये जो बाइकार्ब है ये वो कैपिलरी है जो कि आपके एल्वोलाई के चारों तरफ है। इस कैपिलरी से ये बाइकार्बोनेट ब्रेक होगा केमिकल रिएक्शन की मदद से, और उसमें जो चीज़ बनेगी वो होगी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट करेंगे, इन रिलेशन टू दिस ऑक्सीजन लेते हैं, और वो फिर ऑक्सीजन जो है हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके उसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन अब हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये दोनों प्रोडक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, और ये किसके हैं? ये बाइकार्बोनेट के। अब सवाल ये है, अब हम आते हैं उन पैरामीटर्स पे जो कि हम एबीजीज के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे पीएच, क्या देख रहे थे जी? पीएच। उसके बाद हम देखते हैं पीसीओ2। अब हमने रिस्पायरेटरी कंडीशन की बात की तो पीसीओ2 पे बात कर लेते हैं, और पीएच के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम मेटाबॉलिक पे जब आएंगे तो मेटाबॉलिक के अंदर बाइकार्ब पे स्टडी करेंगे। अब आप देखें, ड्यू टू एनी डिजीज और पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लंग्स और इन द बॉडी, आपका ये जो एल्वोलाई है या आपके जो लंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइपर वेंटिलेट। जब ये हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो आपके इस ब्लड के अंदर, ये जो कैपिलरी है इसके अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा? कम होगा। तो मतलब मेरा कहने का तो PCO2 अगर कम होगा तो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे PCO2 29 है। क्या है? PCO2 29 है। याद रखिएगा, जब हम रेस्पिरेटरी कंडीशन की बात करते हैं तो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। अगर PCO2 29 है तो यहाँ पे पीएच का बढ़ना चाहिए। पीएच को जो है वो मिसाल के तौर पे 7.50 होना चाहिए। तो पीएच हमारी 7.50 होगी और PCO2 हमारा 29। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब देखें, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है तो अल्कलोसिस में हमने क्या बात की थी कि अगर आपको याद है वो स्केल जो मैंने बनाया था कि यहाँ पे 6 है, फिर 7 है, 7.3 है, 3.5 है, 7.45 है, इसी तरह से 7.9 है, फिर 8 है, फिर 8.5 है। ये मैंने एक स्केल ड्रॉ किया था, राइट। अब हमने बात कर ली कि जब इस तरफ आएंगे तो हम कहते हैं कि ये एसिडोसिस है। अगर आपको याद है मेरा पिछला लेक्चर यहाँ पर ऑनलाइन पड़ा हुआ है, अगर आप उसको देखें तो देख सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर ये इस तरफ बढ़ेगा तो अल्कोलोसिस होगा। तो देखें, जब इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे हम। सबसे पहला क्या कि हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर क्या होते हैं? बड़े हुए होते हैं। तो इसके अपोजिट में जो बाइकार्ब के आयंस हैं वो क्या होंगे? HCO3 क्या होगा? कम होगा। अब उस तरफ चले जाएं तो अल्कलाइन कंडीशन है तो HCO3 क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। तो इसके रिलेशन में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो डिक्रीज होंगे, कम होंगे। तो इसी को तो हम एसिड बेस बैलेंस कहते हैं एबीजीज के अंदर। अब हमारे पास कंडीशन क्या है ये कि हमारी जो पीएच है वो बढ़ी हुई है, नहीं हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जाने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो कम है
और बाइकार्ब हमारे पास इसके अंदर बढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कराए, PCO2 वॉश होना शुरू हो जाएगा। PCO2 वॉश होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी ब्लड के अंदर, जिसको हम कहते हैं हाइपोकेपनिया, राइट। ये हाइपोकेपनिक कंडीशन हो जाएगी। उसके रिलेशन में जो पीएच है वो एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एसिड की कमी हो रही है और यहाँ पे एसिड की कमी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन आइंस कम में है, बाइकार्ब जो है वो बढ़ा हुआ है। अब होगा क्या कि आपके किडनीज इसके बरक्स, यानी कि कंपनसेटरी कंडीशन कैसे जनरेट होती है कि अगर यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये जो CO2 है ये कम पड़ रहा है, इसका मकसद ये हुआ कि ये जो बाइकार्ब है ये ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। जब ये ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है उसके रिलेशन में पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वो निकाल रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है। तो जो एक्सपेल आउट करेगा तो उसके रिलेशन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम होगा, तो ये कम होगा। अब इस बरक्स में अब जो हमारा किडनी है इस बाइकार्ब को क्या करे, एक्चुअली उसको करना ये चाहिए कि ये जो बाइकार्ब है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो किडनी से भी एलिमिनेट होते हैं, किडनी से भी निकलते हैं। तो किडनी से ये बाइकार्ब निकल रहा है, तो जो किडनी से बाइकार्ब निकल रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ये क्या करेगा, किडनी इस बाइकार्ब को एक्सक्रीशन जो है इस एक्सक्रीशन को स्लो कर देगा, तो ये रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब। ताकि ये रीअब्जॉर्ब हो, जब ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा तो फिर ये ब्लड के अंदर जाके टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्योंकि हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो हमारे को 35 और 30 से 45 के दरमियान चाहिए, तो ये तो कम है। तो कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट हो, तो हमारी किडनी क्या करेंगे, इसके इस पैथोलॉजिकल फिनोमेना के अपोजिट में ये किडनी इस बाइकार्ब जो कि एक्सक्रीट कर रहा था या नॉर्मली एक्सक्रीट कर रहा था, निकाल रहा था, नॉर्मल जैसे मेरे आपके अंदर निकल रहा होता है, उसको स्टॉप करना शुरू कर देगा और ये हमारे ब्लड को देगा, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाइकार्ब के थ्रू बाइकार्ब डिसोसिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, तो ये जो डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ये बन रही है लेकिन कम बन रही है, तो उसके रिलेशन में क्या होना चाहिए, एक तो ये जो दूसरा ये होगा कि जो आपके सेलुलर लेवल पे हमने बात की थी, अगर आपको याद है कि आपका जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो आपके ग्लूकोज के साथ मिलके ATP और फिर उसके बाद जो है ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला जो प्रोसेस है यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलके ATP बना रहा है एटीपाज की हेल्प से, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बढ़ जाएगा, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगी। अगर मरीज हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, वो अपने लंग्स को स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है डीपली, तो आपके जो सेल्स हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन, उनका जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट इधर से भी कंपनसेट होगा, लेकिन आपके किडनी भी क्या कर रहे होंगे, इस बाइकार्ब को रोक रहे होंगे और ब्लड के अंदर ये डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बन रहा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो इस बाइकार्ब के थ्रू बढ़ रहा होता है तो उसके बरक्स क्या होता है, ये जो 29 मैंने वैल्यू दी है PCO2 का, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके बीच में आके रुकेगा। जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये एक एसिड है, ये बढ़ेगा तो बढ़ने से हाइड्रोजन आयन जो इधर ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे और बाइकार्ब जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो आपकी pH है वो इस सर्किल के अंदर फॉल करेगा 7.35 से 7.45 के दरमियान। तो ये बेसिकली जो फिजियोलॉजी है वो ये है कि इस तरह आपके अंदर यानी रेस्पिरेटरी कंडीशन मेंटेन हो रही होती है। तो हम अब बात करेंगे, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का है और ये